हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एलएलएम जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सीयूईटी जैसे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपका एक पूरा टॉपिक आता है जहाँ पे पीआईएल एक अपने आप में सब्जेक्ट रहता है, और इसमें आपको मेजरली 2 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी आपस में बहुत रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं, आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पीआईएल का मतलब क्या होता है? पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऐसी लिटिगेशन जो पब्लिक के हित में की गई है, जो आवाम के हित में की गई है, उसे हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये मतलब होता है कि ऐसा लीगल मैकेनिज्म जहाँ पे पब्लिक स्पिरिटेड पीपल, यानी जो एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज, ये सब कोर्ट जा कर के उन लोगों के हक के लिए लड़ते हैं जो खुद जा कर के केस लड़ने में सक्षम नहीं हैं। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये होता है कि ये एक लीगल मैकेनिज्म है जहाँ पे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन को आप ऐसा समझिए कि ये इन्फ्लुएंसर्स हो गए, है ना? या फिर सोशली कॉन्शियस लोग जो चाहते हैं समाज का हित हो। ठीक है? तो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन ये कोई भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, या आप ये स्कूल टीचर हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है जो समाज का हित चाहता हो। या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ हो गए, ये लोग मूव करते हैं कोर्ट को, ये कोर्ट जाते हैं उनके बिहाफ में, जो लोग या तो गरीबी की वजह से, या फिर उनको इतनी नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस की वजह से, या उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतने डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं कि वो खुद जाके कोर्ट में अपने लिए नहीं आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग जा कर के कोर्ट में इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए ये एक इलाका है, ठीक है? और यहाँ पे काफ़ी सारे गरीब लोग रह रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि इस एरिया को वो पार्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एमसीडीज़ वगैरह को ऑर्डर दे दिया कि आप यहाँ पे भैया बुलडोज़र चलवा दीजिए। तो यहाँ पे अगर गरीब लोगों को नॉलेज नहीं है कि वो अपने आप को कोर्ट में कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे, तो उस केस में एनजीओज़ इनके बिहाफ़ पे केस फाइल कर सकती है। समझ गए? आशा करती हूँ आप ये पॉइंट समझ गए होंगे अब। पीआईएल को हम अलग-अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन। देखिए, एमसीक्यू के फॉर्मेट में अगर आपका एग्जाम होगा तो वो आपको पूछ सकते हैं पीआईएल का मतलब इनमें से क्या होता है। और अगर वो एमसीक्यू में आपको ये इनमें से कोई भी ऑप्शन डाल देंगे, लेकिन वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनमें से तो कोई भी मतलब नहीं था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो आप चीज़ों को समझते जाइएगा। पीआईएल को हम इन 3 नामों से भी जानते हैं: सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन और क्लास एक्शन लिटिगेशन। देखिए, पीआईएल के बैकग्राउंड की बात करें तो इसे हम लोगों ने यूएसए से, अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से अडॉप्ट किया गया था, और अमेरिका में ये इवॉल्व हुआ था गिडेन वर्सेस वेनराइट के केस में। देखिए, आप इस फैक्ट को और इस फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू के एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीआईएल हमने कहाँ से अडॉप्ट किया। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि पीआईएल अमेरिका में किस केस के थ्रू आया था, तो उसका आंसर होगा गिडेन वर्सेस वेनराइट के केस में। ईयर के साथ कोशिश करिएगा याद करने की। इंडिया में पीआईएल का कॉन्सेप्ट 1980s के टाइम पे आया था, और इससे इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसमें देखिए, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती ने मेजर रोल प्ले किया था। इनको पायनियर भी कहा जाता है पीआईएल का। तो एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, आप इनको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखते हैं हम। देखिए, इसके साथ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा लोकस स्टैंडाई का। लोकस स्टैंडाई का मतलब ये होता है कि जिसका राइट वायलेट हुआ है, वही कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है। मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, और इनका मकान किसी ने तोड़ दिया है। तो एक्स ही जब जाकर के कोर्ट में केस करेंगे तभी इनका केस स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और इसे ही हम लोग लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन पीआईएल के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को रिलैक्स किया गया है, और ये कहा है कि जिसका राइट नहीं भी वायलेट हुआ है, वो भी जाकर के कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब पीआईएल जो है वो एक्सेप्शन है ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई का। आशा करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, हुसैनरा खातून तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है अगर हम पीआईएल की बात करें, और हुसैनरा खातून केस की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस को आप ईयर के साथ याद रखिएगा। और ये केस जो है उसमें हमारा दूसरी पार्टी होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार और स्टेट ऑफ बिहार है। कुछ लोग इसमें कभी कभी हुसैनरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी लिख देते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया भी लिख दिया जाता है, तो आप लोग उसे ही टिक करके आ जाते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस केस में हुआ क्या था? इस केस में हुआ ऐसे था कि 1979 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, जहाँ पे बिहार के अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। वहाँ पे हाईलाइट किया था कैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को बहुत सारी हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, कैसे अनह्यूमेन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उन्हें।
और कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने बहुत माइनर ऑफेंसेस किया है पर वो बहुत लंबे समय से जेल में हैं, और कुछ को तो ऐसे थे कि जिनका टर्म एक्सीड हो गया था। मान लीजिए उन्हें 7 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई थी पर 14 वर्ष हो गए हैं और वो अभी भी जेल में हैं। वहाँ पे 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, जिनमें से हुसैनरा खातून भी एक थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आर्टिकल पब्लिश हुआ था और एडवोकेट हिंगू रानी ने इन लोगों के साथ सिंपैथाइज करते हुए एक रिट फाइल की स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे सेकंड पार्टी थी। आशा करती हूँ ये बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कह रही हूँ आपसे, कि अगर आप केस को पढ़ रहे हैं और अगर आप अभी बिगनर ही हैं, मतलब आपकी लॉ की पढ़ाई अभी अभी शुरू हुई है, तो कोशिश करिएगा जितने मेजर केस लॉज आप पढ़ते हैं उसके साथ उसका ईयर, केस का नाम और उसमें कौन कौन जजेस बैठे थे उसका याद रखने का। क्योंकि नेट के पेपर में आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से जज बैठे थे या कौन से जज नहीं बैठे थे। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं लॉ की पढ़ाई, तो कोशिश करिएगा इन्हें लिखते जाओ, तो आपको आगे ही फ़ायदा होगा। हाँ, तो इसमें जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस आर.एस. पाठक, जस्टिस ए.डी. ने ऑर्डर किया था कि इन सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाए और ये रिकॉग्नाइज़ किया था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के एम्बिट में आता है। तो अगर आप किसी को अनलॉफुली डिटेन करके रख रहे हैं या उसका ट्रायल नहीं करवा रहे हैं, उसे स्पीडी जस्टिस नहीं दे रहे हैं, तो एक तरीके से आप उसकी लाइफ और लिबर्टी को भी वॉयलेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो एडवोकेट हिंगू रानी थी, यहाँ पे जो एडवोकेट हिंगू रानी हैं, इनके रिट जो थी उसको उन्होंने पीआईएल की तरह ट्रीट किया और यहाँ पे पीआईएल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा सराहाया गया और इसी के बाद पीआईएल के फ्लड आने शुरू हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस है मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई वर्स एंड फैज़ू भाई। ये केस हमारा 1976 का है। में हुआ ऐसा था कि 1960s में एक वर्कर्स का यूनियन था महाराष्ट्र में, उसका नाम था मुंबई कामगार सभा, और एक हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था जिसके ओनर अब्दुल भाई और फैजू भाई थे। ठीक है, तो 1965 में इन्होंने इन्होंने वर्कर्स को ईयरली बोनस देना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का रिवोल्ट करते हुए मुंबई कामगार सभा ने फाइल किया पिटीशन इनके वर्कर्स के बिहाफ में, और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये कहा कि ये मैटर जो है वो अफेक्ट करता है नंबर ऑफ़ पीपल को जो कि वीकर सेक्शन के हैं। तो जो यूनियन इनके बिहाफ पे केस ला रहा है वो सही है, और यहाँ पे पिटीशन को अलाउ किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो पीआईएल के सीट्स थे उसका बीज बो दिया गया था। तो यहाँ पे अब्दुल भाई कामगार सभा वर्सेस मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई एंड फैजू भाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए, अगला हमारा इंपॉर्टेंट केस है प्रेमानंद कटारा वर्सेस यूनियन। देखिए, अगला केस है हमारा परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक लैंडमार्क केस है जहाँ पे मेडिकल केयर को हम लोगों ने राइट टू लाइफ से जोड़ा था। इस केस में पंडित प्रेमानंद कटारा जो थे इन्होंने पीआईएल फाइल किया था। इस केस में हुआ यूँ था कि एक स्कूटर वाले की टक्कर हो गई थी कार से, जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया था। पर हॉस्पिटल जो था उसने इनको एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि ये हिट एंड रन का केस था, और इन्होंने इन्हें भेज दिया सरकारी हॉस्पिटल में जो एक्सीडेंट जो यहाँ से ही काफ़ी दूर था, और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। इसी इशू को लेकर के हमारे पंडित प्रेमानंद कटारा जी ने केस फाइल किया। यहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मेडिकल प्रोफेशनल मस्ट ट्रीट पेशेंट विदाउट डिले रिगार्डलेस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डॉक्टर मस्ट ट्रीट पार्टीज विदाउट फियर एंड हरासमेंट ऑफ लीगल प्रोसीजर। देखिए, ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाएगा राइट टू हेल्थ किस केस में ले डाउन किया गया था, तो वहाँ पे आपको पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस को याद रखना चाहिए। इसको ये आपके एमसीक्यू एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 अपने आप में ही पीआईएल का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के थ्रू वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 का लॉ आया था। बेसिकली भंवरी देवी जो एक सोशल एक्टिविस्ट थी और बच्चों की शादियों की चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में आवाज़ उठाती थी, उनका एक गुज्जर फैमिली के द्वारा गैंगरेप हो गया था, और फिर उस केस में उनको न्याय नहीं मिल पाया था ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे उसी के रिवोल्ट में एक ग्रुप ऑफ वुमेन था, एक वुमेन का ग्रुप था लेड बाय नैना कपूर और साक्षी। इन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था जहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि कैसे वर्किंग वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है और कैसे उनका ऐसी प्लेसेस में हरासमेंट होता है और आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन होता है। कंसिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन की थी और उसी का नाम था विशाखा गाइडलाइंस, और उसके के बाद इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे पॉश एक्ट आ गया था। पॉश 2013 एक्ट आ गया था। ओके, इसके साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पीआईएल का फादर कौन है, इंडिया में पीआईएल का फादर कैसे कंसिडर किया जाता है, तो उसमें आपका आंसर होगा जस्टिस पी.एन. भगवती इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये टॉपिक पे विराम चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।